हेलो बच्चों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था पीवाईक्यू फॉर्म में। आज की भी क्लास हमारी रहेगी पीवाईक्यू की, और आज हम जितने भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद एक स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, क्योंकि काफी दिन हो गए, नया चैप्टर अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए अगली क्लास के अंदर हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी। याद रखना, मैक्सिमम एनर्जी का कंसेप्ट में हमेशा पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है और उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल आता है। लो एनर्जी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होता है? एस, देन पी, देन डी और देन एफ। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10 और एफ में कितने आते हैं? 14। जब तक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में कंप्लीट नहीं होगा तब तक हाई एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। चलो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें 3s2 3p4 3d0, 3s2 3p4 3d2, अगर हम ध्यान से देखें पी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो पी की कैपेसिटी होती है 6, लेकिन इसके पास कितने आ रहे हैं? 4, और अगले इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 3d में, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। अगला चेक करें 3p4 3d1, इसमें भी सेम चीज हो रही है। जब तक पी के अंदर यानी लो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक नए ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगला चेक करें p4d1, यानी ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना कि द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट ये दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ। आपसे पूछ रहा है इसके अंदर वेवलेंथ क्या होगी, और एक वैल्यू दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी की। क्या आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है? कौन सा रिलेशन? न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। अगर हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो सी की वैल्यू है यहाँ पे 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपने को 8 × 10⁻15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा? 3/8 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा -15, उसमें चला जाएगा ये, कितना बचेगा? -7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना चला जाएगा? 0 पॉइंट, और ये 30 बन जाएगा, और कितना जाएगा? 0.4। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे 0.4 इंटू 10⁻⁻7 कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे आरती चॉइस 3 बार जाएगा ये, तो ये कितना आएगा? 0.3 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, अगर मैं 0.3 को इधर की तरफ ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? क्या ये ऐसा बन जाएगा? 3 × 10⁸, किसके अंदर? माइनस के अंदर। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्या आपको -8 के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है? क्या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करेगा कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन N4 से कहा जाता है? N1 में जाता है, तब उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? अपने से क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी निकालना है अपने को। चलिए समझते हैं। और दिया हुआ है हाइड्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा। जानते हो कि आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? आयनीकरण ऊर्जा का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। चलिए समझते हैं। अगर हमको आवृत्ति निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी अपॉन H, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 होता है लो एनर्जी और N2 होता है हाई एनर्जी। चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 2.18 10⁻−18, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? H, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻−34। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1/। चलिए लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 1, और हाई एनर्जी ऑर्बिटल 4। तो लो एनर्जी ऑर्बिटल के लिए आ जाएगा 1/1, इसके लिए आ जाएगा 1/16। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा, अगर मैं इसको काटूं तो ये वैल्यू लगभग कितनी टाइम चली जाएगी? 3 टाइम। लगभग कितनी टाइम चली जाएगी? 3 टाइम चली जाएगी। और अगर मैं डेसिमल को एक डेसिमल से काटूंगा तो क्या आ जाएगा? 3/10, और 3/10 इंटू क्या बचेगा? 10 की पावर। अगर ये -13 ऊपर जाएगा +13 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 16। और यहां से 10 वाली काटूंगा, इसको काटूंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3 × 10⁻15।
15 इनटू में क्या बचेगा यहाँ से, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 16, इसको काटेंगे 16 माइनस 1 कितना गया 15। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, इसके अगर मैं इसकी वैल्यू को भी काटूं तो लगभग 15.15 को काटेंगे तो वो एक ही आएगा, तो ये वैल्यू लगभग जाएगी किसके पास 3 इंटू 10 की पावर 15 के पास। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है लगभग, अगर मैं ध्यान से देखूं ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या इसके अंदर करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी बोहर ऊर्जा की ऊर्जा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी बोहर कक्षा की ऊर्जा इतनी दे रखी है, अतः चौथी बोहर कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। क्या आप मुझे एनर्जी का एक रेशियो बता सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बोहर के अकॉर्डिंग, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो एनर्जी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके एक फॉर्मूला बनता है क्या, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है उसके अंदर क्या आता है जेड स्क्वायर आता है और अपॉन में क्या आता है एन स्क्वायर। तो अगर मैं इसका रेशियो फॉर्म लिखूं तो इसका रेशियो फॉर्म क्या आ सकता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर, और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। चलिए देखिए आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी बोहर कक्षा की ऊर्जा, यानी पहले इसमें E1 कौन सा आ जाएगा, E1 इसके अंदर आ जाएगा दूसरी बोहर की ऊर्जा यानी कि 2, सेकंड इसके अंदर किसकी पूछ रहा है चौथे बोहर की ऊर्जा, तो E2 का मान कितना आ जाएगा 4। दोनों बातें किसके लिए चल रही है हाइड्रोजन के लिए, तो इस वैल्यू को मैं काट सकता हूं क्योंकि 1/1 का कोई मतलब नहीं है। चलिए अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा यहाँ पे E1 और E2 की जो वैल्यू है, E1 कितना दे रखा था हमको, यहाँ पे E1 दे रखा है यहाँ पे -328, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कैसे कि अगर मैं इसकी एनर्जी को लिखूं तो इसकी एनर्जी दे रखी है -328 और मुझे क्या निकालना है E2 निकालना है जिसकी वैल्यू N2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर मतलब चौथे का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और N1 का मतलब दूसरी बोहर ऊर्जा और दूसरी का मतलब 2 का स्क्वायर 4, अगर मैं इसको काटू कितना आ गया 4, तो E2 निकालें, E2 निकाले तो कितना आएगा -328 अपॉन 4, और इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 8 के आसपास, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 4। क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा क्या, तो ध्यान रखना यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता समान हो, यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता क्या हो समान, इफ अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम आर इक्वल, तो हमसे पूछ रहा है तो वेग में निश्चितता क्या होगी, तो वेग में निश्चितता क्या होगी। चलिए हाइजेनबर्ग का एक रूल है, हाइजेनबर्ग की थ्योरी क्या थी कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। अब ध्यान से देखना अगर मैं इसको करूं तो इसके लिए वैल्यू क्या आ सकती है, तो इसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है, अगर मैं दोनों को डेल्टा पी मान लूं, अगर मैं दोनों को डेल्टा पी मान लूं, अगर मैं दोनों को डेल्टा पी मान लूं तो क्या मैं इसको डेल्टा पी का स्क्वायर बोल सकता हूं, तो डेल्टा पी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया h अपॉन 2 पाई के। चलिए ध्यान से देखना अगर ये h पाई के इक्वल होगा तो क्या मैं डेल्टा पी के लिए इसका अंडर रूट कर दूं, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि किसके लिए निकालना है हमको, हमको निकालना है वेग में अनिश्चितता। अब वेग में अनिश्चितता के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो वेग में अनिश्चितता के लिए फॉर्मूला बनेगा कि यहाँ पे डेल्टा एक पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल्टा पी इक्वल्स टू मास और v को क्या लिख दूंगा डेल्टा v। चलिए डेल्टा v निकालते हैं कि डेल्टा v कितना आएगा, तो डेल्टा v निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्या ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या बनेगा डेल्टा p अपॉन में मास। अगर मैं डेल्टा p की वैल्यू देखूं, यहां से डेल्टा p की वैल्यू क्या आई थी, यहां से डेल्टा p की वैल्यू आई है अंडर रूट h अपॉन 2 पाई, तो क्या मैं इसके अपॉन में मास को रख दूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट h अपॉन पाई, और अगर मैं 2 को बाहर रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके साथ में इंटू 2 और ये मास। चलिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, क्या इसके अंदर ऑप्शन नंबर, क्या इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्या इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 gram centimeter second inverse
द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, यानी कि अपन से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अनिश्चितता ज्ञात करनी है किसके अंदर, वेग के अंदर। आपको वेग के अंदर अनिश्चितता का मान ज्ञात करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन से संवेग में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है, कि अनिश्चितता उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन के अनिश्चितता का मान ज्ञात करना है। अगर हमको वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हाइजेनबर्ग की थ्योरी लगेगी, और हाइजेनबर्ग की थ्योरी क्या होती है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी आइदर इक्वल टू ग्रेटर देन अपॉन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है बात? अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन से संवेग में इतने इतने का क्या हो रहा है, अनिश्चितता का मान उत्पन्न हो रहा है। तो डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है, अपने को डेल्टा पी का मान दे रखा है। डेल्टा पी का मान कितना दे रखा है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 18, और यूनिट दे रखी है इसकी बाकी की। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है, यानी कि हमको इसका क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। किसका डेल्टा वी क्या आएगा बेटा, जब वापस से ध्यान से देखना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी इक्वल टू मास इंटू डेल्टा वी। अगर मुझे डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके अपॉन में चला जाएगा क्या, डेल्टा पी अपॉन मास। और मास किसका चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास चल रहा है। कोई किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो ये किसका मास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास। चलिए बताओ डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10⁻18 अपॉन मास। अच्छा, मास को रखना है किसके अंदर, ग्राम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, ग्राम की बात चल रही है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हमको यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻28। और अगर हम इसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/90, क्या मैं इसको 10/90 लिख सकता हूँ, और इंटू में क्या चला जाएगा, यहाँ पे -28 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 28 और 10 38, और 38 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 46। तो क्या मैं इसको 10⁻46 लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसको काटने के लिए 1/9 यूज ले सकता हूं, तो यह आ जाएगा 1/9, और 1/9 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, तो यह जाएगा 0.1। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻46। चलिए किसका अप्रोक्स इसका आंसर आ रहा है, ध्यान से देखना, इसका आंसर किसके अप्रोक्स आ रहा है। अगर मैं इसका आंसर देखूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सेंटीमीटर इनवर्स के अकॉर्डिंग बात चल रही है। तो अगर अपन इसमें आंसर देखें तो इसका आंसर किसके अप्रोक्सीमेटली आएगा, यहाँ पे था -28। मोमेंटम कितना था इसका, अच्छा मोमेंटम इसका -18 में था, हमने मोमेंटम किस में ले लिया, प्लस में ले लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार स्टेप को, यहाँ पे किस में दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था आपके माइनस के अंदर, किसके अंदर दिया हुआ था, माइनस के अंदर। यहाँ माइनस का 18 था, तो प्लस का 28, उसमें से कितना चला जाएगा, माइनस का 18 कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि 0.1 इंटू 10⁻10, क्या मैं इसको 0.10 10⁻10 लिख सकता हूं। तो आपका आंसर सीधा सीधा कितना आ गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निम्न में से किसी के निर्धारित करेगी। अगर आपको उपकोष निकालने, अगर आपको सबशेल निकालना है, तो बेटा सबशेल का एक फॉर्मूला होता है, सबशेल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सबशेल निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1। ये होता है फॉर्मूला किसका निकालने का, सबशेल निकालने का। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सीधे सीधे थ्योरी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु में संभव नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। याद रखना n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे, l से। तो अगर हम ध्यान से देखें n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, क्या ये बात सही है, सही है। अच्छा m का फॉर्मूला होता है -L2 + L। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे 2 है तो वैल्यू क्या आएगी, -2 से +2, यानी कि पहला वाला सही है। अगला चेक करें कि 4 है, n की वैल्यू 0 है, चल जाएगा, m की वैल्यू 0 चल जाएगा। अगला चेक करें 5, l की वैल्यू इससे छोटी आ रही है, चल जाएगा। अब अगर बात करें m की, तो m यहां से कहां होगा, -3 से लेके +3, तो 0 इसमें कंसिडर हो जाएगा। अगर लास्ट वाला चेक करें, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू इससे छोटी है, लेकिन m की वैल्यू चेक करो, क्या यहाँ पे -3 आ रही है,
जबकि m की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी l के अकॉर्डिंग, तो m की वैल्यू l के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी -2 से लेकर के +2, और ये कितना जा रहा है -3, यानी कि ये l से भी बड़ा हो रहा है, ये l से भी अलग वैल्यू जा रही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो गलत है हमको वो बताना था, तो आपका जो गलत ऑप्शन है वो आपके लिए जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हमसे काफी बार गलत भी पूछता है, तो आप जल्दीबाजी के चक्कर में सही मत करके आ जाना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, a 0.66 kilogram ball is moving with a speed of 100 meter per second, the associated wavelength will be 0.66 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, उसे संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बेटा डी ब्रोगली का सूत्र क्या होता है? डी ब्रोगली का सूत्र होता है लैम्बडा बराबर h अपॉन पी, और मैं पी को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं पी को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं? चलिए h की वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो h की वैल्यू वैसे सीधा सीधा दे रखा है, अगर नहीं भी दे तो आपको याद होना चाहिए 6.6 इंटू 10 की पावर -34। मास कितना है गेंद का? गेंद का मास है 0.66। अगला क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी कितनी है इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे एक पॉइंट है, और नीचे एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। चलिए 66 से 66 गया। अगर हम ध्यान से देखिए, क्या अपन इस पावर को, क्या मैं इस पावर को ऊपर पहुंचा दूं, तो अगर इस पावर को ऊपर पहुंचाऊंगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट को इसको भी काट देते हैं, तो ये पावर किस में चला जाएगा, माइनस में, तो आपका आंसर आया -35। आपका आंसर कितना आया, -35। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 10 की पावर -35। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा लें, अलग कलर लेते हैं, कलर ले लेते हैं, ये वाला कैसा रहेगा, चलो देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, सीधा सीधा पूछा है, क्या निकालना है, ऑर्बिटल निकालना है, किसके अंदर, फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हमने ऑर्बिटल का फॉर्मूला पढ़ा था n²। ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था, n², और वहीं पे इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2n²। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा n², और n² के अकॉर्डिंग अगर फोर्थ है, यानी एनर्जी लेवल 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, AIPMT 3 2011 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो विकिरणों की ऊर्जाएं यानी E1 और E2 क्रमशः कितना कितना दे रखा है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। आपसे कह रहा है कि उनकी तरंगदैर्घ्य λ1 और λ2 के बीच में रिलेशन बताइए। चलिए बताइए बेटा, प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Sc अपॉन लैम्बडा, Hc को मारो गोली, बचेगा क्या, E अपॉन लैम्बडा। इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली, तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। चलिए बताइए E1 कितना है, E1 दे रखा है आपको कितना 25, E2 कितना दे रखा है एनर्जी 50, और ये आ गया किसके इक्वल, λ2 अपॉन λ1 के इक्वल। अगर मैं दोनों का रिलेशन निकालूं तो आपस में क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा, क्या हो जाएगा 25 λ1 इक्वल टू 50 λ2, और अगर मैं λ1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 50 λ2 अपॉन 25। क्या मैं 25 को इससे काट दूं तो क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा λ1 इक्वल टू 2 इंटू λ2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, तो ऑप्शन नंबर 2, ये इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं, इफ n इज 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम क्या होगा। बेटा n बराबर 6, n बराबर 6 का मतलब आवर्त, n किसको शो करता है, आवर्त को, यानी कि पीरियड को शो करता है। और आपको पता होना चाहिए 6 पीरियड के अंदर, 6 पीरियड के अंदर कौन कौन से ब्लॉक आते हैं, तो S भी आता है, P भी आता है, उसमें D ब्लॉक भी आता है और F ब्लॉक भी आता है। लास्ट वाला जो 6 और 7 नंबर का जो पीरियड होता है उसके अंदर F ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, उसमें सीरीज होती है लेंथेनॉइड सीरीज और एक सीरीज होती है एक्टिनॉइड सीरीज। चलिए F से शुरुआत करते हैं, F किस किस के अंदर आ रहा है चेक कीजिए, क्या ये n-2 F आ रहा है,
इसमें आ रहा है तो ये कट गया, n-2 आ रहा है, इसमें कहीं आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट वाला तो नहीं होगा। चलो इन दोनों में चेक करो, n-2 सही है, इसके बाद डी में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही। बेटा याद रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा एफ में, एस में, एस के बाद जाएगा एफ में, एफ के बाद आएगा डी में, और डी के बाद जाएगा पी ब्लॉक के अंदर। कैसे आएगा, हल्का सा आइडिया देता हूं आपको, हल्का सा आइडिया देता हूं, ध्यान से देखना। ये वाला मान लेते हैं कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, और यहां कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। याद रखना, पहली ये दूसरा आवर्त, ये हो जाएगा तीसरा आवर्त, ये चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। अब डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, जो डी ब्लॉक शुरू होता है चौथे आवर्त से, तो ये होती है सीरीज जिसको बोलते हैं 3D। अगली जो 5 नंबर की सीरीज होती है उसको बोलते हैं 4D। इसके बाद जो आता है 6 नंबर पे उसको बोलते हैं 5D, और जो 7 नंबर पे आता है उसको बोलते हैं 6D। याद रखना, जो 5D और 6D होता है, इन दोनों के अंदर ब्लॉक आता है, एक आता है 4F सीरीज और एक आता है 5F सीरीज। तो इस तरीके से अगर अपन को 6 के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 वाले का मतलब सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आ गया, एस ब्लॉक, तो यहाँ पे एस ब्लॉक आ गया। अगला ध्यान से देखिए, 6 के अंदर कौन आएगा, तो 6 के अंदर आएगा एफ, तो क्या इसमें हमने एफ फिल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। एफ के बाद अगला नंबर किसका है, खुद का डी का, तो इसके अंदर आ गया डी, और डी के लास्ट में कौन सा ब्लॉक आ रहा है इधर से, पी ब्लॉक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे सीधा डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ें अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जवाब दे मुझे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, which of the following transition in the hydrogen atom will be rise to the least energetic photon। यानी आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो हो रहा है, पर वो ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर एनर्जी में चेंज बहुत कम होना चाहिए। अब बेटा एनर्जी में चेंज कब कम होगा, जब उनके बीच का डिफरेंस कम होगा। अब सबसे कम डिफरेंस देखते हैं, चेक कर, यहाँ आ रहा है 5 से 3 में, यानी कितने का चेंज हो गया, 2 का चेंज। 6 से आ रहा है 1 में, कितने का चेंज हो गया, 5 का चेंज हो गया। अगला चेक करते हैं, 5 से कितने में आ गया, 5 से आ गया 4 के अंदर। अब अगर 5 से 4 में आ गया, अगला ऑप्शन इसके अंदर कटा हुआ है, एक बार देखता हूं मैं, देखो इसका ऑप्शन कौन सा होता है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लास्ट में आ रहा है 6 से 5, लास्ट में आ रहा है 6 से 5। चलो इसको भी देखो, सी वाले के अंदर कितने का चेंज आ रहा था, सी वाले के चेंज आ रहा है कितने का, 1 का चेंज आ रहा है। और अगर मैं इसके चेक करूं कि 6 से 5 भी कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। अब बड़े समस्या की बात कि दोनों के अंदर चेंज कितने का आ रहा है, दोनों के अंदर चेंज आ रहा है कितने का, 1 और 1 का। अब पता कैसे करें कि किसके अंदर कम चेंज आ रहा है, तो याद रखना, न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इसकी एनर्जी होती है -13.6। कितनी होती है, -13.6, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, 5 से 4 और एक है 6 से 5, तो बड़ा एनर्जी लेवल कौन सा है, तो बड़ा एनर्जी लेवल इसके अंदर आ गया 6 और 5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए अगले क्वेश्चन को। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर्स, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किस श्रृंखला में प्राप्त होगी। चलिए बताइए, लाइमन सीरीज के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1, पामर सीरीज 2, पास्चन सीरीज 3, ब्रैकेट सीरीज 4। लाइमन, बामर, पास्चन और ब्रैकेट। बताइए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Hc/λ। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। और आपसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। अब सबसे छोटी का मतलब क्या हो गया कि लैम्बडा हो गया मिनिमम। अगर लैम्बडा मिनिमम है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। चलिए बताओ सबसे बड़ा एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि लैम्बडा आपको क्या चाहिए थी, मिनिमम चाहिए थी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग
फॉर बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा? चलिए पढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत, इसमें ऑप्शन गलत है। पहला कह रहा है कि परमाणु की स्थिरता को स्पष्ट करता है। अगला यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को विरोधाभासी करता है। अगला है कि यह वर्ण क्रमीय रेखाओं की व्याख्या करता है। और लास्ट है इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों की तरह काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल एंड वेव। तो ये बात तो इसने बताई नहीं थी। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर जो है उसके अकॉर्डिंग तो कौन आता है? डी ब्रोगली आता है, जिसकी इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यानी उसके अंदर वेलोसिटी भी आती है और उसके अंदर वेवलेंथ भी आती है। तो यहां तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसने तीनों के बारे में बात बताई थी, लेकिन इस बारे में इसे बात नहीं की थी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो एक तरीके से पार्टिकल होते हैं, वेव नहीं होते। जबकि यहां ऑप्शन में क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का कण और तरंग दोनों की तरह काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए क्या हो जाएगा? गलत। अगला क्वेश्चन पढ़े अगला। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल विद L3 N4। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 4। और L की वैल्यू 3 किसको रिप्रेजेंट करती है? F को। अब आप मुझे बताइए F में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो F में ऑर्बिटल होते हैं 7। और 7 ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 7 ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो गई? 14। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। और देखो इसको अपन सीधा भी कर सकते थे अगर करना चाहते तो। इसको हम क्या कर सकते थे? तो अगर मुझे 3 पता है और मुझे क्या पता लगाना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैं क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, 2 इंटू 2 प्लस एल, 2l प्लस 1। तो अगर मैं लिखूं 2 इंटू 2, क्या मैं एल की वैल्यू को 3 रख दूं, प्लस आ गया 1। तो क्या 2 इंटू 6 प्लस 1, क्या ये यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा ये? अच्छा 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2l प्लस 1। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 4l प्लस 1, 4l प्लस 2। और 4l प्लस 2 करेंगे तो 4 3 जा 12, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन है एआईपीएमटी प्री 2012 रुबिडियम परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 37 के संयोजक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय ज्ञात कीजिए। मुझे तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि 37 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इस 37 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आपको बताया गया था अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। चलिए बताएं मुझे, इस 37 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या लिखूंगा? तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, अगर रुबिडियम 37 पर है तो सबसे पहले लिखा जाएगा इसके अंदर की नोबेल गैस कौन सी है। तो इससे सबसे पास नोबेल गैस आती है कौन सी? 36 पे आती है क्रिप्टॉन। 36 पे कौन आती है? क्रिप्टॉन। और अब इसके बाद अगर अपन ये चेक करें कि कौन से पीरियड के अंदर है, ये कौन से पीरियड के अंदर है, तो याद रखना एक पहले ग्रुप की ट्रिक होती है हेलिना की रफ से फरियाद। तो अगर अपन हेलिना की रफ से फरियाद लिखें, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो रुबिडियम कौन से नंबर के पे आ रहा है? तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसके लिए एनर्जी लेवल कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे अपन 5s1। चलिए इसके लिए चारों क्वांटम नंबर देखते हैं। आगे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल को। तो ये प्रिंसिपल कितना आ गया? 5। अगला आ रहा है एजी म्यूथल। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। एम की वैल्यू क्या होगी? तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। और लास्ट आएगा स्पिन। अगर बेटा एक प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। चलो देखते हैं इनके अंदर तीनों वैल्यू किसमें सेम आ रही है। 5 0 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन है एआईपीएमटी मेंस 2012 का। पढ़ो क्वेश्चन को कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, यानी कि p इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होता है। अगर हमको p ऑर्बिटल का कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मुझे बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एल एल प्लस 1 अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। चलो एल की वैल्यू कितनी है?
अगर मैं चेक करूं पी का मतलब एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, कितना आ गया √2 एच अपॉन 2 पाई। इसके अंदर आ रहा है ऑप्शन। अच्छा और इसको आगे करें, चलो और आगे कर देते हैं। क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2 पाई, और एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कटेगा तो बचेगा क्या h अपॉन √2 पाई। क्लियर है बात सभी को। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन √2 h अपॉन पाई। ये आ जाएगा आपका आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा h अपॉन पाई अंडर रूट, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पढ़े क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। बेटा आपका टॉपिक आ चुका है कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब भी कोई लाइट पार्टिकल किसी मेटल पे आता था, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करते थे, एनोड पे चले जाते थे, और इस तरीके से कंप्लीट सर्किल बन जाता था, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी, इसको बोलते थे फोटो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये कंसेप्ट तक इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो वहीं से आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। क्या कह रहे हैं कि किसी धातु की दहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, यदि उस पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर इसे अपन आवृत्ति के रूप में लिखें तो इसकी आवृत्ति को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एच न्यू, ये हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकालूं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकालूं तो जैसे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, इधर लिख दूं, तो ये कहां चला जाएगा एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट, क्या हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। चलो एच को कॉमन निकाल लू दोनों में से, तो फॉर्मूला क्या बचा न्यू माइनस न्यू नॉट। एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू क्या होती है, तो एच की वैल्यू फिक्स होती है कितनी 6.6 10⁻34। अब ये न्यू किसका मतलब है, तो न्यू का मतलब है आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, कितनी आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻14। इसे लिखा हमने 1 × 10⁻14, प्लस में माइनस में, प्लस में दे रखा है। चलिए ये हो गया 10⁻14, माइनस क्या करना है इसमें से, तो इसमें से माइनस क्या करना है, तो माइनस इसमें से करना है न्यू नॉट। अच्छा न्यू नॉट कितना है, तो यहाँ पे धातु के लिए दहली आवृत्ति दे रखी है 5 × 10⁻14 13। चलिए देखिए क्या आएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6.6 × 10⁻−34। चलिए इसमें से क्या करेंगे अपन, अगर ये लिखेंगे अपन 1 × 10⁻14 और एक है 5 × 10⁻14। अच्छा ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे 0.5 × 10⁻13 की जगह क्या हो जाएगा 14। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसका 0.5 करूंगा तो क्या बन जाएगा 10⁻14। अब ध्यान से देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, ये भी 14 आ गया और ये भी 14 आ गया। अब तुम ये बताओ 1 में से अगर 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 × 10⁻14। यस और नो। अब आपस में इसको सॉल्व कर लीजिए, चलो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इनको सॉल्व करते हैं। 5 को मल्टीपल करो इसके साथ, कितना आएगा 5 से 30, 30 और 3 33। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा भैया, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा, इसे लगा दूंगा यहाँ पे। 10 की पावर कितना आएगा, तो 10 की पावर देखो ध्यान से -34 और प्लस का 34, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 20। बताओ बचेगा नहीं बचेगा, तो अब इसकी वैल्यू देखो किसके आसपास जा रही है। अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर आ रहा है 3.3, ये भी आ रहा है 3.3, अगला आ रहा है 10 की पावर -21 और एक आ रहा है -20। देखो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं इसको, तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं 3.3 × 10 की पावर -20। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है एम्स 2012 का, जहां पे बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये बिना पेन चलाए भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि बोहर सिद्धांत में NH/2 पाई किसे दर्शा रहा है,
बेटा NH/2 किसे दर्शाता है? क्या ये संवेग को दर्शाता है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कोणीय संवेग? ये आधा कटा हुआ लिखा हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? संवेग बोलेंगे। तो बेटा ये दर्शा रहा है किसको? संवेग। किसको दर्शा रहा है? संवेग को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? संवेग को, कोणीय संवेग को। MBR बराबर क्या होता है? NH/2 होता है फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इतना इतना, द स्पीड ऑफ इतनी इतनी, विच ऑफ द वैल्यू क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ निकालनी है बेटा किसके अंदर? नैनोमीटर के अंदर निकालनी है। ओके, ऑफ अ क्वांटम लाइट विथ फ्रीक्वेंसी इतना इतना। देखिए क्या बात, कितना कितना, इतना इतना। अगर क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से, आपको सिर्फ क्या निकालना है? यहां से आपको निकालनी है तरंग दैर्ध्य। किसके अंदर निकालनी है भैया? नैनोमीटर में निकालना है, और आपको सारे मान इसके अंदर दिए हुए हैं। चलिए बताइए, मैं न्यू का फॉर्मूला क्या लिख सकता, लैम्डा का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? क्या मैं लैम्डा का फॉर्मूला C/फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं? चलिए C का मान बताइए कितना दे रखा है? यहां C का मान कितना दे रखा है? C का मान तो फिक्स होता है कितना? 3 इंटू, अच्छा नैनोमीटर की चल रही है बात, तो चलो नैनोमीटर में लिख देते हैं, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्या इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 15 नजर आ रही है क्या? चलिए इसको सॉल्व करें। 3/6 का मतलब हो गया 0.5, और 15 को ऊपर पहुंचाएंगे कितना होगा? -15, कितना बचेगा? +2, 10 की पावर 2, ये आ गया नैनोमीटर। चलिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? अच्छा, अभी भी इसमें नाटक कर रहा है? कोई नाटक नहीं है, आंसर आ गया कितना? 50। कितना आ गया इसका आंसर? 50। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। काफी लेंथी क्वेश्चन है, मतलब जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा है नीट यूजी 2013 के अंदर। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन इक्वेशन E इक्वल्स टू इतना इतना इतना, ये एक एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया इसने, कुछ नहीं दिया, इसने एक एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया। फिर आगे कह रहा है कि सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन, व्हिच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है कि N1 के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, N1 के लिए, सही होता ना गलत बताना? गलत बताना, ध्यान रखना। N1 के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n बराबर 6 की अपेक्षा ऋणात्मक होती है। क्या ये बात सही है? क्या N1 की ऊर्जा ज्यादा नेगेटिव होती है? अभी बताया था बिल्कुल, क्योंकि कितनी होती है? -13.6 होती है। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्या कह रहा है कि N1 के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा N6 की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी कक्षा में अधिक शिथिल रूप से बंधा होता है। ये तो बहुत गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले तो अट्रैक्शन फोर्स किसके साथ होता है? फर्स्ट ऑर्बिट के साथ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का पॉजिटिव बिल्कुल पास पास होता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव पास पास होगा उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, वो उतनी ही ज्यादा उतनी ज्यादा पकड़ाई से एक दूसरे के साथ रहेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि वो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा। तो मुझे तो यही ऑप्शन इसके अंदर गलत लग रहा है, जो कि अपने लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, नीट यूजी 2013। What is the maximum number of electron that can be associated with the following set of quantum number? ओके, आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1 क्या बोलते हैं? पी। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। पहले ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? -2, -1 या +1। बीच वाले को 0, इसको बोल सकते हैं +1 या फिर -1। आपसे किसके लिए पूछा है? -1 के लिए। तो बताइए -1 के लिए अगर मैं इसको -1 मान लू, अगर मैं इसको -1 मान लू, तो मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। आपसे कंप्लीट नहीं पूछा, आपसे सिर्फ -1 के लिए पूछा। अगर आपसे कंप्लीट पूछता, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं होता, मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं होता, सिर्फ ये होता n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, यानी 3p, तो p में मैक्सिमम कितने आ सकते थे? 6। लेकिन यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि यहां पे हमसे कह रहा है कि m की वैल्यू कितनी है? -1। और अगर m की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना बेटा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद द 3 टाइम फास्टर। ओके, अ पार्टिकल इज मूविंग विद 3 टाइम फास्टर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मान लीजिए कोई पार्टिकल है P और एक पार्टिकल है E। आगे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज, और यहाँ पे रेशियो आ रहा है किसका, वेवलेंथ का, पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का कितना, 1.8 इंटू 10 टू पावर -4। फिर आगे कह रहा है कि देन पार्टिकल इज, तो पार्टिकल कौन सा होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे पार्टिकल को निकालें तो पार्टिकल को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला रख सकता हूं, कौन सा, डी ब्रोगली का, बोगली, डी ब्रोगली क्या बोली, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी बोली, क्या यही बोली। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं एक लिखता हूं लैम्बडा किसके लिए, तो यहां पे लैम्बडा रख सकते हैं किसके लिए, पार्टिकल के लिए, अपॉन में लैम्बडा रख दूं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, एच से एच क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट क्या होगा भाई, सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, एम और एक आ रहा है वी। चलो बताओ इसका रिलेशन इसके साथ कैसा बन रहा है, इनवर्सली। तो अगर मैंने यहाँ पे ऊपर पार्टिकल लिखा है, कोई भी एक्स पार्टिकल, तो यहाँ किसका मास आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास, और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल इनटू, अगला क्या कह रहा है, वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बताओ इजी है नहीं है। अब तो क्या बचेगा, इसकी खाना पूर्ति है। चलो बताओ, लैम्बडा ऑफ पी अपॉन लैम्बडा ऑफ ई का रेशियो कितना दे रखा था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पे कि यदि कण व इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना आ रहा है, 1.8, यानी कि इसकी वैल्यू सीधा क्वेश्चन में आ रही है 1.8 10 की पावर -4 इक्वल टू, ये कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्या रहा है इसके अंदर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास तो अपन जानते हैं कितना होता है। अच्छा एक चीज और, ये कह रहा है कि आप पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, तो मूविंग की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, वो हमको पता नहीं है, इनटू, अब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और क्वेश्चन में हमको कह रहा था कि आप पार्टिकल इज मूविंग विद 3 टाइम फास्टर देन स्पीड ऑफ ई, यानी कि ई की कंपैरिजन में ये 3 टाइम फास्टर था, तो क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको 1/3 लिखूंगा तो ध्यान से देखो, जो कट रहा है उसे काटते हैं, किसका कट रहा है, क्या कट रहा है, देखो ध्यान से। क्या मैं इसको 3 बार काट दूं तो कितना आ गया, 0.3 आ गया। चलो अब इधर से क्या बच रहा है, सीधा निकालते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखेंगे अपन, अगर दोनों को मल्टीपल करें तो इसके नीचे पहुंचा दूंगा, कितना आएगा, 0.3 इंटू 10 की पावर -31 अपॉन में क्या चला जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करते, पॉइंट से पॉइंट गया, कितने टाइम गया, 6 टाइम गया, नीचे वाले को ऊपर पहुंचाया तो ये तो आ गया 1/6, इसको ऊपर पहुंचाया प्लस का हो गया, और प्लस का होगा तो इसमें से कितना बचेगा, 10 की पावर -27। चलिए क्या मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे लग जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -27। अब याद रखना, ये जो फॉर्म होती है, ये जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है लगभग लगभग किसके आसपास, 1850 के आसपास। ये वैल्यू किसके आसपास होती है, लगभग लगभग 1850 के आसपास होती है। और ये किसको शो करती है, क्या ये न्यूट्रॉन को शो करती है, क्या ये अल्फा पार्टिकल को शो करती है, क्या ये ड्यूट्रॉन को शो करती है, ट्राइटियम को शो करती है। मेरे बच्चे आपको हमने बताया था कि अगर अपन न्यूट्रॉन का मास लिखते हैं तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, क्या न्यूट्रॉन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर -27 तो और किसका होता है मास, प्रोटॉन का भी होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास भी कितना होता है 1.672 10 की पावर -27। क्या यहाँ पे -27 दोनों के लिए है, लेकिन ऑप्शन चेक करो, क्या ऑप्शन में प्रोटॉन है, अल्फा कण नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं है, ट्राइटियम नहीं है, तो केवल कौन बचा, न्यूट्रॉन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं से
अधिकतम कक्षक निर्धारित करने हैं, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं कितने हो सकते हैं। चलिए ऑर्बिटल के लिए निकालें, अधिकतम कितने कक्षक होंगे। देखो कक्षक के लिए अगर बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस, चलिए 2 इंटू क्या कर दो भाई, l की वैल्यू कितनी है 1। हाँ भाई कितना आ गया, ऑप्शन कौन सा हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य दे रखी है, तो इस प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। हाँ भाई एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे नैनोमीटर, तो भैया फॉर्मूला होता है 1240 बटे में लैम्बडा इन नैनोमीटर। लेकिन याद रखना इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई नहीं, अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाद में जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने पास सुपर पावर है। क्या करें इसके लिए, 1240 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है भाई इसके अंदर, लैम्बडा है भैया 45, लैम्बडा कितना है 45। चलो काटते हैं इसको, देखते हैं कितना आएगा। 5 से काट दूं, 5 9 बार गया, इससे काटे कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, कितनी बार गया 4 बार, कितना बच गया 4, वापस कितना हो गया 8। चलो और काटे इसको, काट दो इसको, तबाह कर दो इसको, कितना आया 9 दूनी 18, कितना बच गया 6 और कितना हो गया 8, 9 सत्ते क्या हो गया 63, कितना बच गया 5, पॉइंट लगाया 0, कितना हो गया 9 × 45, इतना बहुत है। ये आ गया आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं, बेटा याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल करेंगे किसके साथ 27.3, ये दिया हुआ था, और आपको इसको मल्टीपल करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर किसके साथ में, 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर आ जाएगा माइनस, 10 की पावर कितना आ जाएगा, क्या हो गया इसको, 10 की पावर कितना, कहाँ गया ये, सही हो जाए बेटा, को कर देते हैं लॉक और अब चलाएंगे इस पे पेन, बिल्कुल सही। चलो देखो, तो यहाँ पे किया इसको कितना किया -19 के साथ, चलो करो इसको मल्टीपल कितना आएगा बताओ मुझे, अगर मैं इसको -19 से मल्टीपल करूंगा, इसका आंसर बताइए मुझे क्या आ सकता है, इसका आंसर क्या आएगा। चलो इसको मल्टीपल करते हैं, 16 × 48, कितना आ गया 4 हासिल का, हाँ भाई 16 सत्ते 112, 112 और 4 116, कितना आ गया 11, 11 से मल्टीपल करो कितना आया, 16 दूनी 32, 32 और 11, 32 और 11 43, और अगर पॉइंट को ध्यान से देखें तो पॉइंट कितने के बाद, तो ये आ गया 43.68 इंटू 10 की पावर -19। चलो देखो अप्रोक्सीमेटली कहीं वैल्यू फिट कर रही है क्या, क्या अप्रोक्सीमेटली कहीं वैल्यू आ रही है क्या, क्या मैं इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को बेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूं, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पे पावर में से एक कम हो जाएगा और पावर कितना आएगा -18 आएगा, यानी कि बनेगा 4.368 इंटू 10 की पावर -18। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 2.83। चलिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं भाई, बेटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू n + 2 अंडर रूट, और इसकी यूनिट होती है bm, bm का मतलब क्या होता है बोहर मैग्नेटॉन। चलिए अगर मुझे इसके लिए वैल्यू निकालनी है तो पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, n फैक्टर पता होना चाहिए कि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, क्या पता होना चाहिए इसके लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए टाइटेनियम का नंबर बताओ कितना होता है, टाइटेनियम का नंबर है 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, और अगर मैं 3d2 4s2 में से, अगर मैं टाइटेनियम के 3d2 4s2 में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचेगा 3d1, और 3d1 का मतलब कितना एम्पेयर हो गया 1 एम्पेयर हो गया, तो ये तो इसके अंदर फिट आएगा नहीं, क्योंकि अपने को आंसर कितना चाहिए, अपने को आंसर चाहिए भैया 2। अच्छा ये बताओ 2 का मतलब कितना आया होगा, 2 का मतलब लगभग कितना आया होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अंदर कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि उसका टोटल नंबर कितना बने 4 बने, और भी ज्यादा हो सकता है। चलो निकल का बताओ, निकल का मतलब क्या हो गया, निकल का नंबर कितना होता है 28, और 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, निकल का क्या होता है 3d8 4s2, और अगर मैं 3d8 4s2 को सॉल्व करूं तो ध्यान से देखो +2 का मतलब कितना बचेगा एम्पेयर,
अगर 8 है तो 8 का मतलब क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरा जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर आएगा 6 7 8। तो बताओ एम्पियर कितने बचे? इसमें क्या 2 एम्पियर बच गए क्या? और अगर मैं 2 एम्पियर को रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 एम्पियर रखूंगा तो कितना आएगा? तो 2 2 + 2 कितना हो गया भैया? 4। और 4 × 2 कितना हो गया? √8। बेटा कितना हो गया? ये √8 हो गया। तो √8 की वैल्यू क्या, √8 की वैल्यू क्या जा सकती है? 2.83 जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p/। बेटा p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल होता है px, एक होता है py, और एक क्या होता है pz। क्या पूछ रहा है हमसे? कि इनके लिए ऊर्जा होती है। तो बेटा याद रखना, इन सबकी ऊर्जा तो क्या होगी? एक जैसी होगी। तभी तो इनको कौन से ऑर्बिटल बोलते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन हमेशा क्या होता है? सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ओहो, एक रिएक्शन दे दी क्या हमको? कोई नहीं, देखते रिएक्शन को। पहला आ रहा है ऑप्शन में, इसमें रिएक्शन H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन कर रही है और ये सब बना रही है। अगला, अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इसमें भी सेम आ रहा है, बस ओजोन की जगह कौन आ गया? सिल्वर ऑक्साइड आ गया। ओके, अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे कि उपयुक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भूमिका क्या है? रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शन। अच्छा, क्या ये रिडक्शन कर रहा है या ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपने को ये बताना है। चलो देखते हैं। अगर ये बताओ O3 है और इधर है O2, एक है O3 और एक तरफ है 2O2, यानी ऑक्सीजन पहले से क्या हो गया? कम हो गया। और ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीजन का कम होना ही तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर हाइड्रोजन का भी एडिशन हो गया, तो हम ये क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन बोल सकते हैं। चलो अगला चेक करो। सिल्वर इज गेटिंग, silver is getting oxidized or reduced. Now you can see the major difference of oxygen atom. In silver oxide, oxygen atom is present, but after the reaction, silver is alone. Silver is alone. Alone हो गया, यानी अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया, ऑक्सीजन निकल गया, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। दोनों के अंदर रिडक्शन है। ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है ए में ऑक्सीकरण, गलत। दूसरा कह रहा है कि भाई ए में अपचायक तथा बी में ऑक्सीकारक, गलत। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा यही है ना, हाँ, रिड्यूसिंग ए एंड बी, हाँ बिल्कुल सही जवाब। 3 में क्या हो रहा है? 3 ऑप्शन में कह रहा है कि पहले में भी रिडक्शन है और दूसरे में भी रिडक्शन है। तो यही तो अपने को ऑप्शन चाहिए था कि सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नीट 2016, और नीट में भी बेटे 2 पेपर लगे थे 2016 में, तो ये पहला वाला पेपर आ गया नीट 2016 का पहला पेपर। उसका क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं कि एक ही कक्षक में स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर किस क्वांटम के कारण होता है? अच्छा, एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन है बेटा। एक कक्षक में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसे एक मियान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, जैसे एक मियान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, ऐसे ही एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं हो सकते। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि बेटे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है? दोनों चार्ज सेम होते हैं तो रिपल्शन लगता है। एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इसलिए एक की डायरेक्शन होगी प्लस, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज यानी प्लस हाफ, और दूसरा होगा माइनस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन शो करेगा? तो ये शो करेगा स्पिन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नीट 2016 सेकंड शिफ्ट का। क्या कह रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस। डी ऑर्बिटल के अलोंग द एक्सिस में कौन सा शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है? बेटा देखो ध्यान रखना, डी में 2 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं बिटवीन द एक्सिस और एक होते हैं ऑन द एक्सिस। अब जैसे बिटवीन द एक्सिस कौन कौन होते हैं? तो एक होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी एक होता है dx, एक होता है dx वाई, एक होता है dy z और एक होता है dz x।
और ऑन द एक्सिस कौन कौन होते हैं, तो ऑन द एक्सिस होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। और जो एक्सिस के ऊपर होगा उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर किसमें दे रखा है, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए किसके अंदर अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो आपको अगर कम की पूछता तो आपका आंसर कौन सा हो जाता, आपका आंसर हो जाता dx बाई dy z। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33, सेकंड शिफ्ट ऑफ नीट 2016। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट द ऑर्बिटल फॉर विच n3 and nl1। बेटा बताओ 3n हो गया, l की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है p, और p में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं p में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, ठीक है, तो p में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन। बोहर मॉडल किसकी व्याख्या करने में उपयुक्त है। क्या उन्होंने जीमान की बात करी, नहीं। स्टार की बात करी, नहीं। हाइड्रोजन के बीच बंध का निर्माण, नहीं। क्या उन्होंने हाइड्रोजन बंधक्रम की बात करी, जी हाँ। उन्होंने कहा था कि जब भी प्रिज्म पे कोई लाइट जाती है तो वो लाइट अलग अलग वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाती है और उसका एक स्पेक्ट्रम मिलता है किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और इसको बोलते थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे आयनाइज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इन बोहर एटॉमिक मॉडल रेडियस एंड एनर्जी इन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू। ओके, आपको रेडियस और एनर्जी के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन बनना है, ध्यान से देखना। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसका मतलब आर का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो, और एनर्जी का रिलेशन क्या है एन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, अपोजिट। चलो देखो अपोजिट किस में आ रहा है, तो इसमें तो अपोजिट आ रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35, नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा। पहला कह रहा है कि अनिश्चयता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई टू डेल्टा टी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बात तो सही है, यानी कि गलत नहीं हो सकता, ये अपने लिए सही है, अपने को बताना है गलत कौन सा है। अगला देखो, अर्धपूरी तथा पूर्ण भरे हुए कक्षक विनिमय ऊर्जा अधिक सम्मित तथा संतुलित व्यवहार के कारण अधिक स्तर होते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इनके अंदर विनिमय ऊर्जा और अधिक क्या होती है, सिमेट्री होती है। ये ऑप्शन भी सही है। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक से कम होती है। ये तो बहुत गलत बात है। अगर अपन हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1। जबकि यहां तो बातें कुछ अलग ही चल रही है। यहां बातें क्या चल रही है पार्थ, यहां बातें चल रही है 2s कक्षक की और 2p कक्षक की, और इसकी तो औकात सिर्फ कितने की है 1s की। तो क्या हम यहां कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां बातें चल रही है हवा की, और जो हवा की बातें होती है वही अपने क्या होता है, ऑप्शन सही होता है। तो यहां पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम n5 to n2, then emission wavelength of photon is 434 nanometer, 434 nanometer. The wavelength of photon in electron transition from n4 to n2 will be। अगर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे दो बार इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांजिशन, एक बार इलेक्ट्रॉन n5 से कहा जा रहा है n2, और एक बार इलेक्ट्रॉन जा रहा है n4 से n2। अब आपको आने वाली लाइट की क्या निकालनी है, यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है। तो अगर बेटा वेवलेंथ निकालनी है तो यहाँ पे आपको रेडवर्क्स फॉर्मूले का यूज में लेना है। रेडवर्क फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन लैम्बडा, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। चलो पहले वाले केस के लिए सॉल्व करते हैं।
अगर अपन पहले वाले केस के लिए सॉल्व करें तो इसका लैम्डा कितना दे रखा है 434। RH की जगह RH रख दिया। जेड स्क्वायर बेटा हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। बताओ N1 का स्क्वायर लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 1/5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। चलो इसका एलसीएम लीजिए, और इसका एलसीएम लिए तो कितना आएगा RH, और ये कितना हो जाएगा 100। अगर ये 100 हुआ तो इसको काटते हैं, कितनी बार गया 25, तो 25 माइनस 4 कितना आ गया 21, ये आ गया 21/100। एक तो अपने पास में केस ये हो गया। अब इसके बाद आगे अगले वाले के लिए रखते हैं अपन फॉर्मूले में 1/λ इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे लैम्डा देखें तो लैम्डा तो अपने को निकालना पड़ेगा, RH की जगह RH, जेड स्क्वायर सेम चलेगा हाइड्रोजन के लिए, यानी कि 1 का स्क्वायर। चलिए लो एनर्जी ऑर्बिटल बताइए कौन सा है 4, और 2 में एनर्जी लेवल छोटा कौन सा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा 1/λ इक्वल्स टू RH, एलसीएम कितना आ गया 16, और 16 के अकॉर्डिंग हो गया 4 माइनस 1 यानी कि 3, यह रख दिया अपन ने 3/16। चलिए एक आ गया ये, और एक आ गया दूसरा वाला। अब इन दोनों को आपस में रखते हैं अपन। अगर इन दोनों को आपस में रखें तो मैं यहाँ पे लैम्डा निकालना है मुझे, क्या मैं RH को आपस में एक दूसरे से काट दूं। अब मेरे पास क्या बचा, एक मेरे पास में बचा 1/34 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21/100, और वहीं दूसरी तरफ कौन है 1/λ, और 1/λ इक्वल्स टू क्या हो गया 3/16। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन लिखूं तो मैं क्या इसका रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं λ/434 इक्वल्स टू 21/100 इंटू, और ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16/3। 3 से इसको काटा कितने टाइम गया 7 टाइम, कितना आ गया ये 7 के अकॉर्डिंग, तो ये 7 को किया मल्टीपल, मल्टीपल करने पे कितना आ गया 7 6 42 4 7 4 11 112, और बटे में कितना आ गया 100। तो बताओ लैम्डा अपॉन कितना था 434, और अपॉन में 100 का मतलब क्या हो गया, अपॉन में 100 रख दिया। चलो लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा कितना आया, तो इन दोनों को आपस में क्या किया क्रॉस मल्टीपल, तो ये कितना आया 434 इंटू 112, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बताओ 434 इंटू 112, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, पहले 2 से कर लेते हैं, कितना आ गया 868, इंटू में रख दिया 1 से किया, 1 से करने पे कितना आ गया 434, फिर से एक बार किया कितना आ गया 434, चलो कितना आ गया 8, इधर से रख दिया कितना 6 4 10, फिर इसके बाद ये हो गया 8 8 4 12 12 4 16, एक रख दिया 4 4 8, और ये हो गया 4, ये आ गया अपने पास में 48608, और नीचे कितने के बाद जीरो है, 2 है जीरो, तो यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ये आ गया 486। चलिए देखिए 486 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 486 आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं कि यह कथन कि परमाणु गोलाकार है जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है। बेटा धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार अंतर स्थापित होते हैं कि स्थिर व्यवस्था बनती है। बेटा यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन में अपन से कह रहा है कि एक कौन सा मॉडल है, तरबूज का मॉडल है। उस तरबूज के मॉडल में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है और बाकी का खाने वाला भाग है, और खाने वाला भाग इस तरीके से है कि वो कौन हो जाएगा प्रोटॉन, और बीच किसकी तरह काम करेगा इलेक्ट्रॉन की तरह। क्या आपको गर्मी के अंदर, क्या आपको गर्मी के अंदर थॉमसन की याद आ रही है, क्या आपको भरी गर्मी में थॉमसन की याद आ रही है, क्योंकि थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था तरबूज का मॉडल। जी हाँ दोस्तों तरबूज का मॉडल, जिसमें तरबूज का मॉडल फेल हो गया क्योंकि वहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में बात बताई, ना वहां पे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस कुछ भी नहीं था। और आज देखो आप हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कहां तक आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरह हर एक चीज के अंदर डिस्कवरी एक दिन में नहीं होती, समय आता है, धीरे 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 सारी चीजों के बारे में पता चलता है। और आज देखिए टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है। तो बेचारे ने किसके बारे में बताया था तरबूज के बारे में, लेकिन तरबूज क्या हो गया फेल हो गया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़े
क्वेश्चन नंबर 38, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट एक्स। ओके, मैग्नीशियम है, रिएक्ट कर रहा है एक्स के साथ। ये हमेशा एक्स के साथ ही क्यों रिएक्ट करता है, इसका पता हमें आज तक नहीं चला कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स। चलो x का अपने को पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है 1s2 2s2 2p3, काउंट करो कितना हो गया 2 2 4 और 3 7, 7 पे कौन आता है, नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो बताओ सिंपल कंपाउंड कौन सा होगा। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है +2 और नाइट्रोजन पे चार्ज होता है -2। जब आपस में क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को कर देंगे 3 से मल्टीपल तो Mg3 और 2 को कर देंगे नाइट्रोजन से मल्टीपल यानी N2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, Mg3 और N2 का मतलब हो गया H2, तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। चलिए धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन और बाकी बच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, नीट यूजी 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ओके, आपको बताना है गलत कौन सा है, सही मत कर देना, जो गलत है वही अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए इसको देखो एक बार, आपका गलत कौन सा होगा, देखो मैं आज आपका गलत कराता हूं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, यार ये तो सही है। अगला क्या कह रहा है कि एन ऑर्बिटल इज डिजाइन बाय 3 क्वांटम नंबर, हिंदी में कहां लिख रहा है ये, किसी कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा तथा परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, क्या ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या, इसको एक बार अपन कंप्लीट करते हैं। आइए इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं, इसको अपन ओपन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ना एक बार ध्यान से, अब आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ने ध्यान से कि आपको बताना है गलत ऑप्शन कौन सा है। पहला आ रहा है नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है 1s2 2s2 2p3, बात सही है, बिल्कुल सही है। अगला आ रहा है कि दूसरा, इसमें किसी कक्षक को 3 क्वांटम द्वारा तथा परमाणु में किसी क्वांटम को 4 क्वांटम द्वारा निरूपित किया जाता है। अच्छा, फिर अगला क्या कह रहा है कि एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग 0 होता है। एस कक्षक का तो 0 होता है, बात तो सही है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एम फॉर dz स्क्वायर इज 0, यानी कि m के लिए dz स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या मैं यहाँ पे m के लिए dz स्क्वायर की वैल्यू 0 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस ऑर्बिटल के लिए एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 4d 5p 5f और 6p, कौन कौन सा 4d 5p 5f और 6p, आपको बताना है ऑर्बिटल आर अरेंज इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी सबसे कम है, आपको रूल लगा देना है कौन सा, n+l। चलिए बताओ 4 के लिए l की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, यहीं पे लिख देते हैं अलग से, कितना हो जाएगा 4 प्लस d का मतलब कितना हो गया, d का मतलब हो गया 2, तो 4 और 2 कितना 6। इसके लिए बताओ 5 + 1 कितना हो गया 6। चलो इसके लिए बताओ 5 प्लस कितना करूं, 5 + 3 कितना हो गया 8। इसके लिए बताओ 6 + 1 कितना हो गया 7। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 8वें की, यानी 5f की। बताओ 5f सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। 8 के बाद अगला कौन सा होगा 7, 7 किस में आएगा बताओ, 7 आएगा 6p के लिए, तो इसके बाद भी 6p सेम आ रहा है। चलिए अब इन दोनों का नंबर सेम आ गया, जब n+l सेम हो जाता है, याद रखना बेटा, जब n+l क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब इसमें कुछ को चेक करते हैं, n को चेक करते हैं। बताओ इसका n बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा कि 5 बड़ा, 5 बड़ा, तो इसका मतलब 5p, फिर उसके बाद 4d, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom fall in visible ray? बेटा विजिबल रे कितना तुच्छ क्वेश्चन था, और वो भी किसके अंदर, नीट यूजी 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए विजिबल रीजन कौन से एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। तो आपको मैंने कल भी बताया था, n1 होता है यूवी, n2 होता है विजिबल,
N3 होता है फर्स्ट IR, N4 होता है सेकंड IR, IR का मतलब इंफ्रारेड, N5 क्या होता है थर्ड IR, और लास्ट में आएगा N6, N6 किस में आता है FIR, FIR को बोलते हैं फार इंफ्रारेड, क्या बोलते हैं फार इंफ्रारेड। तो आपका जो आंसर आएगा सही ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा, तो लाइमन, और लाइमन के बाद में बामर, तो बामर सीरीज आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर, तो विजिबल का आंसर हो जाएगा बामर सीरीज। तो ये हुआ आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंप्लीट पीवाईक्यू के बारे में, जहां हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश की है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप हमें कमेंट करके बता देना, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आए आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, हम उसके अंदर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दे देंगे। आपके लिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए अच्छे से, मोटिवेट रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, सभी को जय हिंद।